नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं उसी प्रोग्राम में जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम एक और प्रोग्राम आपके साथ मिलकर करेंगे। टॉपिक वही है नाज़रीन कि बच्चे की परवरिश में हमारा क्या किरदार है एज अ पेरेंट्स होते हुए, एज अ अदर रिलेटिव्स होते हुए हमें किस किस तरह से बच्चों की रहनुमाई करने की, उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में नाज़रीन हमने बहुत सारी और बहुत खूबसूरत बातें की थी, बहुत ही जामे गुफ्तगू की थी। मगर उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सिस्टर मेहताब कैफी को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपके साथ शामिल हो सकूँ और इस प्लेटफॉर्म से जो खुदा ने चीज़ें मुझे दी हैं वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं एक हवाला आपके साथ मिलकर तिलावत करना चाहूँगी। मिसाल की किताब उसका 22वां बाब उसकी 6ठी आयत, उसमें लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि सिस्टर से इसी आयत के हवाले से भी बात की जाए कि ये रेफरेंस आज के प्रोग्राम से किस तरह से कनेक्ट करता है, और उसके साथ ही आप इस बात का भी ज़रूर जवाब दें कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बच्चे की स्कूलिंग के हवाले से बात की थी। वो अभी वो स्कूल में ही था, उसकी तालीम और तरबियत पर बात की थी, उसकी आगे हमने फर्दर एजुकेशन पर बात की थी। अब इसके बाद हम किस एज पर बात करेंगे, इसका भी जवाब प्लीज़ ज़रूर दीजिए आप। ये जो आयत का हवाला है, जो इमसाल वैसे तो पूरा ही पढ़ें तो वो तरबियत पे है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इस आयत का जो हवाला है, अगर इसको देखें तो चंद अल्फाजों में खुदावंद ने एक बच्चे के पैदाइश से लेके उसके बूढ़े होने तक की पूरी जिंदगी को एक्सप्लेन कर दिया है कि जो तरबियत आप करेंगे वो बूढ़े होकर भी उसी तरबियत में उसी चीज को लेके चलेगा। अगर आपने नहीं सिखाया तो वो इस चीज को आगे नहीं लेके चलेगा। जो चीजें आपने सिखाई हैं वही आगे बच्चा जाके करेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर दूसरा बंदा ये बात जानता है कि जो आपने की, अगर बच्चे को आपने अंग्रेजी सिखाई नहीं तो बच्चा अंग्रेजी नहीं बोलेगा। अगर आपने उसको कोई और चीज नहीं सिखाई तो वो नहीं करेगा। उसको सीखने के लिए कुछ ना कुछ सोर्सेस चाहिए, और वो बेस्ट सोर्स पेरेंट्स होते हैं। और बचपन जो लर्निंग एज होती है वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता है, और जो उस वक्त सीखता है वही बुढ़ापे तक उसके साथ जाती है। हमारे पास एज आई, हमने जो एज डिस्कस की, पैदाइश से पहले बच्चे को जो सिखाई जाती है, किस तरह से उसकी तरबियत की जाती है, पैदाइश के बाद उसकी तालीम और तरबियत। फिर हमारे पास एक स्कूल एज आई जिसमें वो पहली बार अपने वालिदैन के अलावा किसी और सर्कल में जाके इंटरेक्ट करता है, मिलता है किसी और सर्कल से। मतलब एक तो रेगुलर रूटीन में जिनसे वो मिल रहा होता है रेगुलर बेसिस पे, अब वो जिंदगी में पहली बार अपने फैसलों का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। मतलब छोटे छोटे फैसले हैं, इस पिक्चर में कौन सा कलर करना है, ये किस पेंसिल से लिखना है, अभी मुझे वेट करना है या नहीं करना, मुझे क्या करना है, अगर मेरे दोस्त ने मुझे कुछ कहा है तो मुझे आगे से उसको क्या जवाब देना है, टीचर ये कह रही है तो मुझे क्या करना है। वो इस वक्त उसका प्रोसेसिंग माइंड होता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत सारी चीजों के फैसले खुद लेना शुरू कर देता है। अब आ जाती है हमारे पास स्कूल एज के बाद आ जाती है टीन एज, जो हमारे पास 13, 14, 15 जो टीन एज होती है, जो 20 तक जब बच्चा नहीं होता तो उससे कम उम्र जो होती है। तो ये एज आपने जैसे कहा डेंजरस, तो ये वाकई बहुत खतरनाक उम्र होती है जिसमें अमूमन बच्चे कह रहे होते हैं, आपको नहीं पता मामा पापा, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता, ये बात, ये आपको करना आता है, ये नहीं करना आता, ये वो वाली एज चल रही है। अभी तो ये आजकल एक जुमला भी बड़ा कॉमन है कि जनरेशन गैप है। एग्जैक्टली ये वर्ड अक्सर मेरी बेटी मुझे कह रही होती, मामा जनरेशन गैप है। आपने इसको कवर करने के लिए बहुत स्ट्रगल की है कि वो डिस्टेंस ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ना उन्हीं के जैसे ही एक्ट करती हूँ, उन्हीं के जैसा होने की कोशिश करती हूँ, ताकि उन्हें कहीं बाहर कोई और बेस्ट फ्रेंड ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े बनिस्बत मेरे हस्बैंड के। उनकी अपनी मेंटालिटी है कि वो किस तरह से बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। मगर ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है कि आपके टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, और इस तरह से सीखने का प्रोसेस नहीं था, गैदरिंग्स इस तरह की नहीं थी, इवन जॉब्स रिक्वायरमेंट्स भी आजकल डिफरेंट हो गई हैं, अलग अलग तरह के काम होने लगे, पहले इस तरह के नहीं थे। अगर हम अपनी अर्ली एज में जाएं या टीन एज में जाएं, मगर अभी बहुत सारी, मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। मगर ये जुमला कहीं कहीं ना मुझे बुरा लगता है कि आपको क्या पता, आप नहीं समझ सकेंगी,
तो मैं ये समझती हूँ कि जब वो माँ बाप बनेंगे ना, तब उन्हें समझ में आएगा कि हम क्या कहते थे। अब उनके बच्चे भी उनको ये कहेंगे, आप नहीं समझ सकेंगे। अच्छा, ये जो जनरेशन गैप का जिक्र होता है, ये जनरेशन गैप एक्चुअली टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। एक वो टेक्नोलॉजी थी जो कॉर्ड्स के साथ तारों वगैरह तारों के साथ कॉर्डलेस टेक्नोलॉजी है। एक ये वाला गैप आया है, तो इसको जनरेशन गैप नहीं, इसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से गैप कह सकते हैं। जनरेशन तो वही चल रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रोकने की जसारत कर रही हूँ। तारों के बगैर तो चीजें हैं, मगर अभी भी वो तारों के साथ ही हैं। इवन मेरे अपने बेडरूम में हर चीज के लिए वायर, कोई भी चीज आप खरीदने जाएं, बेशक उसको वायर निकाल के आप यूज करते हैं, मगर इतनी तारें हो जाती हैं, अक्सर इतनी तारें कि मैं फेड अप हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ एयरबड्स के लिए तार है, फोन के लिए तार है, पावर बैंक के लिए तार है, मगर ये है एक सहूलत कि आप उसको यूज तार के बगैर कर सकते हैं। जी प्लीज। इसमें ना एक छोटी सी मैं बात बताऊंगी कि अभी होते हैं हमारे पास मोबाइल फोन है ना, तो कोई घर पे थोड़ा सा लेट हो गया, अच्छा बेटा बताओ कहाँ पे हो, अच्छा ये वो एक ईमान का दौर था। मतलब उस वक्त का एक तयन किया होता था। अगर बच्चा 6 बजे या 7 बजे का फिक्स टाइम है, पूछते थे बेटा घर नहीं आया, आ जाएगा थोड़ी देर में, वहां गया होगा, वहां होगा, वहां होगा। मतलब एक बड़ा अच्छा वाइब्स का दौर था कि अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी थी। अब वो जब तक पूछ ना ले, अभी बिल्ली के गले में घंटी बांध दी गई है ना कि अभी आप कहाँ पर है, बजेगी घंटी आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, अभी भी आजकल के दौर में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन नहीं है। मेरे कुलीग हैं, उनके पास फोन नहीं है, तो मैं हैरान हूँ। मैंने कहा फोन क्यों नहीं रखा आपने? उन्होंने कहा खराब हो गया। मैं कहा लिया क्यों नहीं? कहते अच्छा है ना सिस्टर, फोन नहीं है, वरना घर से फोन आता है, यहाँ से आता है। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, फोन के बगैर वाली लाइफ भी बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल। तो अब हम इस आयत पे दोबारा आते हैं जिसमें था कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस राह पे उसे जाना है। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाएगी, आगे भी वो जिंदगी गुजारता है। अच्छा, इसमें हम अगर देखते तो अब तो क्राइम रेट बच्चों में बढ़ता जा रहा है कि बच्चों में, एक तो अगर हम फॉरेन कंट्रीज में या अमेरिका में, या बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हुए हैं जिसमें टीनेज के जो बच्चे हैं वो कई ऐसे हादसा का शिकार हुए हैं, या उन्होंने बहुत एक ऐसा बड़ा स्टेप ले लिया है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी ऐसी उम्र होती है जिसमें खून जो है ना जोश मार रहा होता है, बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। बिल्कुल। तो कई बार बहुत ज्यादा गलत फैसले कर लेते हैं, ये बहुत कुछ ऐसा कर लेते हैं जो उनके लिए भी एक जो है वो परेशानी का बायस बनता है, और वालिदैन के लिए भी। और अगर हम अपने बच्चों के लिए जो क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं तो वो भी अमूमन ऐसे, उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। बच्चे को मतलब उसको पनिशमेंट्स तो होती हैं, लेकिन अमूमन उनकी तरबियत चल रही होती है, या उनको वहाँ पे डॉक्टर्स दिए जाते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चों को जो इस उम्र में ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो उनके लिए यही कहा जाता है कि घर का माहौल अच्छा नहीं था, घर में ऐसा कुछ चल रहा होगा, बच्चा वीडियो गेम ज्यादा खेल रहा होगा। वीडियो गेम्स का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट स्टेप को जो एक है ऐसे जो एक स्लो एंड स्टडी, और ये बच्चा चल काफी अरसे से हम सुन भी रहे हैं कि इसकी वजह से काफी बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, और उससे स्टंट को करने में उनकी जानें जाया हुई हैं। ये भी बहुत सुनने में आया है। जी जी। तो वो जो एक पैनिक है ना, वो पैनिक बच्चों में बढ़ता जा रहा है। वो पैनिक में अब क्या होता है कि मैं उसको देख लूंगा, वो आए तो सही, मैं उसको पूछ लूंगा। ये चीजें अब बहुत आम होती जा रही हैं, ये जुमले अब बहुत हमारे बच्चों में आम होते जा रहे हैं। वो समझता क्या है खुद को, वो मुझे जानता नहीं है, उसको पता नहीं है मैं कौन। ये चीजें वो कहाँ से सीख रहे हैं? ये वो सारी सोशल मीडिया से, जिसपे कभी आपने नजर नहीं रखी कि बच्चा सीख क्या रहा है, और बच्चा किस तरीके से उसको समझ रहा है उस चीज को। जैसे होता है ना, बड़े अक्सर कह देते हैं ये बात, यार मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा था जो तुम समझ गए। तो आप सोचिए वो बच्चा क्या क्या समझ रहा होगा, कोई भी चीज देख के या किसी भी इन्वायरमेंट में जाके वो क्या क्या समझ रहा होगा। आपने उस पर गौर नहीं किया, आपने अपने बच्चे से बातें नहीं की कि आपको पता चले कि वो किस मेंटल लेवल पे है, या उसके दिमाग में किस तरीके की चीजें चल रही हैं, वो किस तरफ उसका डाइवर्जन या उसका रुख किस तरफ जा रहा है, उसकी सोचों का रुख। उसकी सोचों को रोकना, उसके ख्यालात को रोकना, उसकी सारी चीजों को उस वक्त तरतीब देना एक पेरेंट के हाथ में होता है।
और उसके बाद जब स्कूल एज में आता है तो टीचर्स के हाथ में, और जो आपने खास तौर पे पिछले प्रोग्राम में पॉइंट हाईलाइट किया था, सोशल दुनियावी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम, तो वो रूहानी जो हमारे रिलीजियस टीचर्स होते हैं उनके भी हाथ में जा रहा होता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, बड़ा दायरा हो गया है। वालिदैन के साथ सोशल टीचर्स, सोशल लाइफ के दुनियावी टीचर्स, दुनियावी एजुकेशन के टीचर्स, और साथ साथ में रूहानी टीचर्स जिन्हें हम संडे स्कूल टीचर्स कह सकते हैं, या हमारे पास्टर साहिबान, या जो भी उस एरा में उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सब की एजुकेशन का उन बच्चों की जिंदगी पे जो इम्पैक्ट आ रहा होता है, उस सब का जो है एक फाइनल रिजल्ट हमें दिखता है जब वो बच्चा सोशल लाइफ में जाता है और वो बुढ़ापे तक किस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहा होता है, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। वो आम लोग सवाल करते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया, क्या यही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें सिखाया था, क्या तुमने स्कूल में यही सीखा, क्या तुम्हारे चर्च में ये सिखाया जाता है, क्या तुम्हारे संडे स्कूल में ये सिखाया जाता है। इसका मतलब है वो जो सीखने की एज है वो बहुत जरूरी है, और उसको खास तौर पे वो अगर जिंदगी से आपकी निकल गई ना, तो आपने एक बहुत सुनहरी मौका खो दिया अपने बच्चे को एक अच्छे रास्ते लाने के लिए। अब टीन एज में आ गया बच्चा, बड़ा हो गया, बड़े होने के साथ साथ वालिदैन की ख्वाहिशात भी बढ़ती हैं, ठीक है, और बच्चों की एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं। बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते जो पेरेंट्स को नहीं पता होते, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी उनको डबल पर्सनालिटी में डाल दिया था कि उनके साथ बात नहीं करते थे, उनको एक फ्रीडम इस लिहाज से नहीं देते थे कि उनसे कि बेटा मुझे बताओ, मैं आपको कोई सोल्यूशन दूंगा या हम इसका कोई हल निकाल पाए। अगर आपने अपने बच्चे से कभी जिंदगी में ये जुमला कहा है कि बेटा आप मुझे बताओ, हम मिलके इसका कोई हल निकालते, तो यकीन जानिए आपका बच्चा अपनी जिंदगी में छोटे से छोटे प्रॉब्लम में, जिसमें उसका शार्पनर गुम हो गया या पेंसिल गुम हो गई, से लेके अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े प्रॉब्लम तक आपके पास आएगा कि बाबा मैं आपको एक बात बताऊं, हम इसका मिलकर सोल्यूशन निकालते हैं, इसका हल निकालते हैं। मामा मैं आपको एक चीज बताऊं, आप मुझे बताएं कि इसको कैसे करना है। अगर आपने ये चीज पहले प्रैक्टिस नहीं की तो हाँ बिल्कुल आपने यूज टू नहीं किया, आपने बच्चे को आदत नहीं डाली, या आपने बच्चे को अपना बिहेवियर ऐसा नहीं रखा कि बच्चा आपसे डिस्कस कर सके। एक और चीज आती है अमूमन बच्चों की शिकायतें, ठीक है, एक तो आती चलो टीचर्स की तरफ से शिकायतें आ रही हैं, फिर इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से शिकायतें आना। तो अगर हमारे जो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी ये बहुत ज़्यादा रवाज हो गया है, हमारी जो बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनके बारे में अजीब व गरीब से बातें घर पे आना शुरू हो जाती हैं, और वालिदैन कई बार तहकीक किए बगैर बच्चों पे बरसना शुरू कर देते हैं। आप यकीन करें, आपका वो स्टेप, अगर बच्चा उस एक्टिविटी में सीरियसली इन्वॉल्व भी कहीं है ना, किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, मतलब अगर एक बच्चा है वो कहीं ड्रग्स लेता हुआ किसी ने उसको देख लिया है, नशा करते हुए पकड़ लिया है, या देख लिया, उसको कहा है मैं तुम्हारे घर जाके बताऊंगा, तो आके शिकायत की है उस बंदे ने, और आपने अपने बेटे को या बेटी को या कोई भी बच्चा अंदर आया है जो ड्रग्स आपका ले रहा है, आपने आते उस पे बरसना शुरू कर दिया, आपने उसकी पिटाई कर दी, ये कुछ बहुत ही सख्त कदम ले लिया है। तो पहली उंगली आप खुद पे उठाएं कि क्या आपने अपने बच्चे को ऐसी तरबियत की थी कि आज वो ये काम कर रहा है। अगर आपने तरबियत ऐसी नहीं की थी तो वो नहीं करेगा। पहले तो जो शिकायत लेके आ रहा है उससे बैठे और उससे बोले कि मुझे एक बताओ, इसकी हकीकत से आगाह करो कि इस चीज में कितनी हकीकत है, ठीक है। अमूमन आम अल्फाज में कह देते हैं एविडेंस दो, हमें बताओ कि क्या ये बात हकीकत पे मबनी है जो कर रहे हैं। कई बार लोग बदला लेने के लिए बहुत सारी चीजें के लिए कर देते हैं। आप अपनी तरबियत पे जरूर एक बार भरोसा करें, अगर आपने नहीं किया तो आपका बच्चा नहीं करेगा। ये कलाम के अल्फाज हैं कि अपने बच्चे की उस राह में तरबियत कर कि वो बूढ़ा होके उससे भी ना मुड़े। बिल्कुल, आपने जो तरबियत नहीं की वो उससे नहीं मुड़ेगा। पहली उंगली, अगर वो शिकायत लेके आ रहा है तो एक बार खुद से सवाल ये जरूर करें कि जो ये शिकायत लेके आ रहा है क्या वो मैंने किया है कभी। अगर आपने किया है तो सबसे पहले अपने घुटनों पे जाएं और खुदावन से माफी मांगे, क्योंकि आप तब्दील नहीं होंगे और सिर्फ खुदावन की जो है, खुदावन से आपकी माफी और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए खून बहाया उसकी निजात जो उसने दी,
इन 2 चीज़ों के अलावा हमारी ये निजात वाले पोर्शन के बगैर हमारी माफ़ी मुमकिन नहीं है। पहले तो आप खुदावंद के हुज़ूर जाएँ और माफ़ी माँगे कि मैंने ये गलती की, आज मेरे सामने ये बात आई है। आप खुद को पहला सवाल खुद से करें कि ये जो बात आई है, क्या ये मैंने की है? अगर आपने नहीं की, तो आपकी कमी कहाँ पे रह गई है? उसके बाद आपने की है, खुदावंद रास्ते खुद दिखाता है। आपका बच्चा आया, आप बच्चे को बिठाएं, उससे कहें बेटा ये शिकायत आपकी मुझे आई है, मुझे अपनी तरबियत पे भरोसा है, अगर आपने वाकई नहीं किया, ठीक है, मुझे अपनी तरबियत पे भरोसा है, मुझे यकीन है कि आपने नहीं किया होगा, लेकिन अगर कोई कमी बेशी रह गई है या आपने किया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि हम इसका मिलके हल निकालें। आप भी जानते हो कि ये अच्छी चीज़ नहीं है और मैं भी जानता हूँ या मैं भी जानती हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपके ये जो 4-5 जुमले हैं ना, आपके बच्चे को ना पिघला देंगे वहीं पे। आपका बच्चा ज़रूर अपनी ज़िंदगी के वो पहाड़ जो शायद वो खुद से भी कभी नहीं शेयर करता या खुद भी अपने दिमाग में वो चीज़ें दोबारा से नहीं दोहराता है जो उसके साथ कहीं कोई हादसा पेश आ गया। आजकल जो बच्चे जब बड़े होके कह रहे थे बचपन में मेरे साथ ये हुआ, वो बड़े-बड़े हादसे भी आपके साथ बैठ के वो शेयर कर लेगा और उस वक्त आप उन बच्चों के साथ बैठ के उनके हल निकाल सकते हैं। और वो वालिदैन जो फौरन से हाइपर होके ये पैनिक होके ये कहना शुरू कर देते हैं, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने यूं नहीं किया। अब बच्चे को कुछ कहने का मौका तो दें, उससे बात करें, उसको घर में ऐसी क्या कमी आ रही है कि बच्चा बाहर जाके सेटिस्फेक्शन या रिलीफ ढूंढ रहा है। कोई कमी तो घर में आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका बच्चा घर पे कंफर्टेबल क्यों नहीं हो रहा? अपने बच्चे से दोस्तों वाला माहौल बनाए कि वो आप वालिद हैं उसके, वो आपके रिस्पेक्ट जरूर करेगा, लेकिन उसको ये दोस्तों वाला माहौल का ये मतलब नहीं है कि आप उसके उस तरीके से दोस्त बन जाए कि वो आपको अपने गलत सीक्रेट बता रहे तो आप उसको सॉल्यूशंस दे रहे हैं। कि वो एक एतमाद का रिश्ता हो ताकि वो उसको पता हो कि ये मेरे पास वो पर्सन है जिससे मैं हर बात शेयर कर सकता हूँ। एक मुझे अच्छा और मुफीद मशवरा मिलेगा। बिल्कुल। और ये टीन एज में या जवानी की उम्र में नहीं होगा, ये बचपन से होगा। बिल्कुल। जब बचपन से ही बच्चे को पता है ना ये वो शख्स है या ये वो दरवाजा है जिसके पास मैं जाता हूँ तो मैं सेटिस्फाई भी होता हूँ और मुझे अच्छा मशवरा मिलता है। वो सेटिस्फाई कैसे होगा? जब वो उस जवाब पर जो उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया होगा उस पर अमल करेगा तो उसको वो चीजें सही होना नजर आएंगी, सही होते हुए नजर आना शुरू होगी, तो उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और जब बचपन से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा एज में, उसका ट्रस्ट भी वैसा ही बड़ा होता रहेगा। तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपका बच्चा कहीं और जाए। और कुछ आप कहना चाहेंगी या मैं कोई और सवाल आपसे करना है? कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक जो ज्यादा जरूरी पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखती हैं। आप जी सिस्टर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आजकल तो नहीं, मैं कहूँगी कि शायद बहुत टाइम से ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, मगर बात यह है कि सोशल मीडिया की जो मशहूर होने की वजह है या सोशल मीडिया जिस तरह से फैला है दुनिया में अभी गुज़िश्ता कुछ सालों से, तो हमें ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो वजह यही है कि बल्कि वजह क्या, मैं चाहूँगी कि नाज़रीन भी इस सवाल को सुने और आपसे भी मैं ज़रूर करूँगी कि हमारे जो बेटे और बेटियां हैं जो अब वो ख़तरनाक एज में आ गए हैं, या आप ये कह लें कि उनकी अब लाइफ की जो डिसीजन है वो खुद लेने लगे हैं और कहीं कहीं पर कामयाब भी हुए हैं और कहीं कहीं पर नाकाम भी हुए हैं, मगर बेरा रवि एक ऐसा उनका इंतखाब है वो जिसको चुनकर समझते हैं कि वो ठीक है, मगर उसका अंजाम वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि ये अब तो लेट हो गया, मगर वो उस वक्त मजबूर होते हैं। और अक्सर यंग जो बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हों चाहे बेटियां हों, वो दूसरे मज़ाहिब की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्वर्जन का जो है ना रुझान हमें देखने को मिल रहा है। इस पर भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, मगर इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या वजह है कि हमारे बच्चे बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं, कहाँ पर निगलेसी दिखाई गई है उनकी तरबियत में, या वो कौन से ऐसे स्टेजेस थे जहाँ पर उनके अंदर ये वाली बात स्ट्रांगली नहीं डाली गई और उन्होंने अपनी रविशें चेंज की। यहाँ पे ये बड़ी एक ऐसा पॉइंट है कि आप
मैं इस सवाल से पहले एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जी। आप क्योंकि बहुत सारे लोगों से सोशल मतलब आप एक सोशल मीडिया का ये सारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आपके पास फीडबैक्स आते हैं, तो उससे आपको अपने ऑडियंस का अंदाज़ा हो जाता है कि ऑडियंस का जो मेंटल लेवल है रिलीजियस एजुकेशन में किस जगह खड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे पास पहली 5 किताबें जो आती हैं शरीयत की, उस शरीयत से कितने लोग वाकिफ हैं? आपके ख्याल में क्या परसेंटेज होगी हमारे लोगों की? यहाँ पर सिस्टर मैं एक्यूरेट परसेंटेज तो नहीं बता सकती, मगर वही बात है कि जिनकी तरबियत अच्छी हुई है और वाकई जिन्होंने औलाद को तोहफा समझकर कबूल किया है, तो वो उसमें कभी भी जो है ना वो बेईमानी नहीं करेंगे, बल्कि कलाम जैसा खुदा चाहता है। अगर हमने अभी गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने यहूदी कौम की बात की थी कि वो माएँ कैसी ईमानदारी के साथ उन तक वो कलाम पहुँचाती हैं और बच्चा अभी छोटा ही है और वो तौरात के सहीफ़े को हिफ्ज़ कर चुका होता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि हमें हिफ्ज़ करने की ज़रूरत है, मगर हमें उसे अपने दिल पर, अपने ज़हन पर नक्श करने की ज़रूरत है। तो फिर आपको हिफ्ज़ करना ज़रूरी नहीं हो जाता। आपको वो कलाम खुदा का कलाम समझकर पढ़ना है, तो वो बातें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो परसेंटेज के हवाले से तो मैं 50% भी नहीं कह सकती, क्योंकि अब मैं हर किसी से तो मिल नहीं सकती, मगर हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अहद अतीक से वाक़फ़ियत रखते हैं। अब इसमें जब हम इस पे एक नज़र दौड़ाते हैं, तो एक होता है इसको पढ़ना और दूसरा होता है इसको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में उस पे अमल करना। अगर आपने उस पे अमल नहीं किया तो आपका बच्चा भी नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो कितनी, सिर्फ ज़िंदगी में एक चीज़ है जो आपके बच्चे को एक बेहतरीन इंसान बना सकती है। अगर आप अच्छे वालिदैन नहीं हैं लेकिन आपका बच्चा एक बेहतरीन इंसान है, तो वो तालीम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे दी है। सिर्फ ये चीज़ है जो इंसान को बदल सकती है, वरना आम के दरख्त से सेब कभी नहीं पैदा होता। सिर्फ जब आप खुदावंद की फर्जंदियत में आ जाते हैं तो तब आप मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि आप खुदावंद के फर्जंद हो जाते हैं और आप खुदावंद की तालीमात के मुताबिक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जब तक अपने दुनियावी वालिद के फर्जंद हैं, तो जो खुद आपके दुनियावी वालिद या आपकी दुनियावी माँ ने किया है आप वही करेंगे। तो बड़े होके आप किसकी फर्जंदियत कबूल करते हैं? सिर्फ खुदावंद का कलाम है जो आपको बदल सकता है। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले जो आपकी लर्निंग एज होती है, अगर आपके वालिदैन भी खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, तो आप वो चीज़ें कैसे जानेंगे जो खुदावंद चाहता है कि आप करें? एक बार हम पुराने अहदनामे का मुतालिया कर रहे थे, शरीयत की किताबों का मुतालिया कर रहे थे, तो एक साहब थे जो हमारे यहाँ से बिलोंग नहीं करते, मतलब वो दूसरे उससे हैं। तो उन्होंने कहा, आपकी शरीयत तो बड़ी सख्त है। मैंने तो कभी किसी इंसान को नहीं देखा जो आपके मसीही लोग हैं वो उस पर अमल कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे होते हैं जिसके वो हमें जवाब दे रहे होते हैं कि नहीं ये बात ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ये मतलब आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते, एक सिलसिला सा बना लेते हैं बातों का। पर जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि आपके कलाम में ये चीज लिखी हुई है, आप इस पे अमल क्यों नहीं करते, तो उनके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब हमने इस कलाम को नहीं पढ़ा हुआ तो हमें मजबूरन माननी पड़ती है उनकी रीजन, लेकिन वो तो जानती है जब खुदा ने इतने सख्त अल्फाजों में कोई चीज मना कर दी है तो वो कैसे कर रहे हैं। तो हम एक टाइम पे आके ये सोचते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इनका कलाम खुदावंद की तरफ से नहीं है, जो एक जिंदा खुदावंद है उनकी तरफ से नहीं, तो ये माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इतनी बड़ी बात है, अगर कोई समझ ना चाहे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुदावंद के फर्जंद होते हुए आप इस कलाम के और खुदावंद के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप जो जिंदगी में कर रहे होते हैं, आप अपने बाप, एक दुनियावी बाप है, एक रूहानी बाप है। अगर दुनियावी बाप के लिए आप फखर का बायस है तो आप रूहानी बाप के लिए भी फखर का बायस है, और अगर आप उसकी दी हुई तालीम को नहीं मान रहे तो आप उसके लिए फखर का बायस नहीं है। अल्टीमेटली वो लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये कलाम खुदावंद की तरफ से नहीं, क्योंकि उसके अपने लोग इनको नहीं मान रहे, इस कलाम को नहीं मान रहे। इस कलाम को सिर्फ मेरा मसीही कह देने से मैं मसीही नहीं हूँ। अगर मैं इस तालीमात पे अमल नहीं करती, सिर्फ ये कह देना कि मैं खुदावंद की बेटी हूँ, ये काफ़ी नहीं है। अगर मैं खुदावंद के दिए हुए असूलों को नहीं मानती,
अगर आपने इस कलाम के मुताबिक अपने घर का माहौल नहीं बनाया है तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके घर में शादी का एक इवेंट है, शादी के एक इवेंट के लिए आपके पास एक लिस्ट बन रही होती है, मेहंदी पे कौन से गाने चलेंगे, शादी में कौन से गाने चलेंगे, इधर कौन से गाने, बड़ा एहतमाम किया जाता है इन सारे ट्रेडिशंस के लिए, जिनको मैं रवायात कहूंगी, जो दुनियावी रवायात हैं उनको अमल में लाने के लिए बड़ा एहतमाम किया जाता है, क्योंकि दुनिया को क्या जवाब देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप खुदावंद को क्या जवाब देंगे? आप यकीन मानिए वो लोग जानते हैं कि आपके खुदावंद ने जो आपको इस कलाम में तालीम दी है वो कितनी सख्त है। और मुझे यहाँ तक भी सुनने के लिए मिला, अगर आप लोग इस तालीम पे पूरा अमल करो ना तो हमारी सोसाइटी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप सोचिए, अगर आपके घर में ही ये तालीम नहीं है तो फिर ये मसले मसाइल आपको दरपेश आएंगे। और हमारी बच्चियां जो हैं या हमारे बच्चे जो हैं इस तरह के कदम जो उठा रहे हैं, अगर आप खुदावंद से वाकिफ नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को उस चीज से वाकिफ नहीं करा सकते। हाँ, अगर आप खुद अच्छे तरीके से नहीं, और वाकिफ होने के लिए सिर्फ ये पढ़ना काफी नहीं होता। अगर खुदावंद ने कहा है कि आपने शराब नहीं पीनी तो आपने नहीं पीनी है। अगर आप कभी पी लेते हैं और अपने बच्चे को कहते हैं एक ही बार तो पिए बेटा, मैंने जिंदगी में बस एक बार गलती की थी, दोबारा नहीं मैंने की, तो वो बच्चा ना उसी एक गलती पे आपको बार बार डरा, एक बार तो की है ना, एक बार तो की है ना। अगर खुदावंद ने किसी चीज से मना की है तो आप भी मत करें। और अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज आती तो एक बार जरूर सोचे कि मेरी कहाँ पे गलती थी, मैं कहाँ पे गलत था। मैं ये सारे प्रोग्राम्स आपके साथ करने के बाद सोच रही हूँ कि जितने भी सुनने वाले होंगे वो कहेंगे बच्चों की फेवर करती जा रही है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बीच में मैंने एक सवाल किया था कि हमारे बच्चे बेरारवी का शिकार क्यों होते हैं, तो आखिर में मैं आपके जहनों में एक सवाल छोड़ना चाहूँगी कि क्या इसकी वजह आप तो नहीं, क्या आपकी राहें खुदा के साथ जुड़ी हैं? क्या यही वजह तो नहीं कि आपके बच्चे बेरारवी का शिकार हैं और खुदा के साथ उनका कनेक्शन कम से कम होता हुआ कमज़ोर होता चला गया? बहुत सारी हमारी कहना चाहिए सुस्ती और काहली और लापरवाही है जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें तबाही की तरफ जा रही हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी भी वक्त अगर आपके हाथ में है तो उसे जाने ना दीजिए, अपनी भी तरबियत कीजिए और खुदावंद से अपने बच्चों के लिए रहनुमाई मांगिए, दुआ कीजिए और देखिए खुदावंद आपके बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त और जलाली काम करेंगे। इसी प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।